सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विल क्विकली कवर दैट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड एज यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि जब जब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एवरी टाइम आई विल ब्रिंग यू टू दिस सेम ट्री डायग्राम सो दैट यू कैन कीप अ ट्रैक कि हमारा अभी कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो जस्ट टू कीप अ ट्रैक, इफ़ यू रिमेंबर, हमने रिफ्लेक्शन का पूरा थ्योरी देख लिया, प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स का। नाउ वी विल स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन। तो पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल सी रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, देन सिंगल कर्व सरफेस एंड लेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टुडे वी विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो किसको पता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट, of course bending of light, मतलब bending of ray of light when it passes from one medium to another, या फिर the bending of ray of light when light enters from one medium to another medium is called as refraction. So the bending of ray of light, the bending of ray of light when it enters from one medium to another medium, from one medium to another medium is known as refraction. To another medium is known as refraction. Just to check आपको कितना याद है, when light travels from rarer to denser it bends towards normal, and when it travels from denser to rarer it bends away from normal. अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, आगे एक टॉपिक आएगा मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये पूरा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है दैट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इन शॉर्ट लाइट का बेंडिंग होगा टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो डिपेंड करता है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर इज रेयरर एंड वाटर इज डेंसर, गुड, तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट विल स्टिल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड उल्टा, इफ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन ये लाइट, एज आई टोल्ड यू, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, लेकिन कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, ये बताने के लिए हम लोगों को या फिर टू आस्क यू अ बेसिक क्वेश्चन, ये बेंडिंग हुआ ही क्यों? वाई डू यू थिंक लाइट विल बेंड व्हेन इट चेंजेस मीडियम? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज़ नॉट सेम इन एवरी मीडियम। तो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। तो कौन से मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, ये डिफ़ाइन करने के लिए, ये डिस्क्राइब करने के लिए, ये बताने के लिए हम एक पैरामीटर डिफ़ाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली वी डिफाइन टू इंडिकेट व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। तो लाइट जब भी मीडियम चेंज करेगा तो लाइट बेंड होगा, लेकिन बेंडिंग के साथ साथ लाइट का स्पीड भी चेंज होगा। तो कौन से मीडियम में कितना स्पीड है ये बताने के लिए हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इसके आगे से हमेशा म्यू से डिनोट करूँगा। आपके टेक्स्ट बुक में एन यूज़ किया है, बट आई विल नॉट यूज़ एन, क्योंकि एन हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड यू विल सी, आई विल टेल यू कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यू कैन से दोनों सेम है, सिर्फ दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, दैट आई विल टेल यू। तो वी विल डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टू डिफरेंट वेज। एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमने ऑलरेडी डिफाइन किया ही था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर याद होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
is defined as the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium. So it is defined as the ratio of, किसका ratio है? It is defined as the ratio of, किसका ratio? Speed of light in vacuum, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और एयर में सेम होता है। कितना होता है वो? 3 × 10⁸ क्या मीटर पर सेकेंड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब सबसे पहले जब तुम कोई भी चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो कुछ वर्ड्स हैं जो तुमने हमेशा याद रखने हैं। यहाँ पे हमने बोला इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम क्या है? वैक्यूम है, मतलब कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो जो भी मीडियम में लाइट जाएगा उसका सराउंडिंग का कौन सा मीडियम है? एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम और एयर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज सेम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमको मैंने अभी बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप के हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। हम पहले डिफाइन किसको कर रहे हैं? एब्सोल्यूट, फिर किसको करेंगे? और बाद में देखोगे कि दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एब्सोल्यूट के केस में लाइट जिस मीडियम में जा रहा है वो एयर या वैक्यूम से जा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, राइट, तो जिस मीडियम में जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है? एयर से या फिर वैक्यूम से। इसका मतलब जो भी नए मीडियम में लाइट जाएगा उसका सराउंडिंग कौन है? एयर या फिर वैक्यूम। रिलेटिव में ऐसा नहीं होता, रिलेटिव में दोनों मीडियम में से एक भी मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। गुड, तो अभी डिफाइन कर लेते हैं मैथमेटिकली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब आप सबको पता है, आपको पता ही है, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम ही होता है, ना? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज़ लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, क्योंकि लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है एयर या फिर वैक्यूम में। और कितना होता है? 3 × 10⁸। तो यहाँ से तुमको मिल गया C/V ग्रेटर देन 1। क्या मिल गया? ग्रेटर देन 1। अरे C/V ग्रेटर देन 1 आएगा ना? हाँ, बट C/V कौन था? म्यू। तो म्यू की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम इज ग्रेटर देन 1। ओनली फॉर एयर एंड वैक्यूम इट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि उस केस में C = V होता है। तो C/V क्या हो गया? 1। लेकिन C/V क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? अरे स्पीड ऑफ लाइट पूछा मैंने, 3 × 10⁸। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। फॉर एनी अदर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लेस दैन 3 × 10⁸ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर दैन 1। पक्का? गुड। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? The bending of ray of light as it enters from one medium into another. Light will bend towards normal if it is traveling from rarer to denser. It will bend away from normal if it is traveling from denser to rarer. Correct? To describe or to give information about the speed of light in a given medium, we define refractive index in 2 different ways: absolute and relative. Absolute refractive index is defined as the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in material मतलब medium. Correct? So speed of light in vacuum to that of speed of light in medium, C/V, it is mu. Correct? For any medium other than air, speed of light is less than C. इसका मतलब C/V इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1। तो वाटर के लिए होता है 4/3 विच इज़ 1.33, ग्लास के लिए होता है 3/2 विच इज़ 1.5। अब हम लोग डिफाइन करेंगे समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज, अच्छे से सुन लेना, relative refractive index of a medium
और यहाँ पे दो मीडियम की बात हो रही है। यहाँ एब्सोल्यूट में एक मीडियम था, दूसरा मीडियम कौन था, एयर या वैक्यूम। यहाँ पे दोनों में से एक भी एयर या वैक्यूम है क्या, नहीं। तो इसलिए जब तुम बोलते हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 मतलब जहाँ पे लाइट जाएगा, मीडियम 1 मतलब जहाँ से जाएगा, राइट। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो वो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू मतलब सराउंडिंग में कौन था, तो मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू दैट ऑफ मीडियम 2। ये उसका डेफिनेशन है। तो ये कहाँ से आया बताता हूँ फॉर्मूला, पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 और नोटेशन वाइज जब मैं अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा था तो मैंने ऐसा μ21 μ12 कुछ नहीं लिखा था, मैं सिर्फ लिखा था म्यू। यहाँ पे अगर तुम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो और सराउंडिंग में फर्स्ट मीडियम है तो नोटेशन है μ21, राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 1, and it is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to that of medium 2. So relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light इन विच मीडियम, किसका रेशो है, न्यूमरेटर में कौन है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 की 1 टू दैट ऑफ डिनोमिनेटर में कौन है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हो गया डेफिनेशन, गुड। अच्छा एक बात बताओ, बाय डेफिनेशन तो लिख दिया तुमने, तो मुझे ये भी बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या आएगा, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इफ यू नोटिस 2 मतलब जहाँ पे लाइट जा रहा है, 1 मतलब जहाँ से लाइट आ रहा है। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द ओरिजिनल मीडियम टू दैट ऑफ द न्यू मीडियम, गुड। तो व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, V2 बाय V1 याद रखना। अब मैंने आपको बताया था, चलो पहले ही बता दो तो कि फॉर्मूला आया कहाँ से, थोड़ा डिटेल में सोचोगे अगर तो ये जो μ21 है ना, μ21 राइट, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट में एक ही डिफरेंस है और वो समझ लो अच्छे से। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मीडियम 2 है विच इज़ ग्लास लेटर से सब मीडियम, ये मीडियम 2 है। अगर बाहर वाला मीडियम सराउंडिंग मीडियम अगर एयर है या वैक्यूम है तो हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विच एवर मीडियम, ग्लास और वाटर जो भी हो, विथ रिस्पेक्ट टू 1 कौन है, एयर, करेक्ट, 1 कौन है एयर। और अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बनता है आपका μ2 बाई μa, व्हाट इज μa, 1, क्या आता है 1। तो जब सराउंडिंग मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो तो हम सिर्फ म्यू लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि बाजू वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, कितना है। और जब तुमने यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखा, मतलब कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट, कौन सा है। अब इमेजिन करो ये मीडियम 2 था, इसके आजू बाजू में और एक मीडियम है, सम अदर मीडियम विच एवर, कुड बी एनीथिंग, कुड बी सम लिक्विड ऑल्सो, राइट। अब मीडियम 2 में जो लाइट जाएगा वो कौन से मीडियम से जाएगा, 1 से। क्या ये 1 मीडियम एयर है, नहीं, वैक्यूम है, नहीं, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा, कौन सा होगा,
रिलेटिव, कैसे लिखोगे, μ2 1। और इट सो हैपन्स, ये ऐसा है कि इसका μ21 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। एब्सोल्यूट मतलब सराउंडिंग इज एयर। मैं वापस बोल रहा हूँ, कंफ्यूज करता है लेकिन कंफ्यूजन का केस ही नहीं है। जब तुम μ21 लिखते हो तो सराउंडिंग में एयर वैक्यूम है क्या, नहीं है। तो μ21 मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन जब ये फाइंड करोगे तो इट सो हैपन्स कि ये तुमको रेशो मिलता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ऐसा मिलता है। अब क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, वो छोड़ दो, बस मिलता है। मतलब बेसिकली ऐसा है, मैंने अगर इन दोनों मीडियम को अलग अलग से देखा होता, अलग अलग से, इसके सराउंडिंग में कौन है, एयर, कौन है, एयर, तो इसका कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करोगे, एब्सोल्यूट, उसको कैसे लिखोगे, μ2। इसके सराउंडिंग में कौन है, एयर, तो कैसे लिखोगे, μ1। जब इन दोनों का रेशो लोगे μ2 बाय μ1 तो ये मिल जाता है तुमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। गुड गुड। अब ये v1 बाई v2 क्यों आया वो भी देख लेते हैं। विल सी हाउ इट इज़ v1 बाई v2। तो यू जस्ट सेड μ21 इज μ2 बाई μ1, और एब्सोल्यूट में तुमने ही बोला ना ऐसा, अगर ध्यान होगा तो म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बराबर, करेक्ट, इन्वर्स रिलेशन है। तो म्यू इक्वल्स टू c बाई वी, तो व्हाट विल बी μ1 c बाई v1, और व्हाट विल बी μ2 c बाई v2। अब इन दोनों का रेशो ले लो, μ2 बाई μ1 क्या आएगा, c बाई v2 अपॉन c बाई v1। c क्या हो गया, तो क्या आ गया, v1 बाई v2। इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू दैट ऑफ मीडियम 2। तो ये जो फॉर्मूला है ना, डेफिनेशन है, वो यहाँ से आया। गुड। सब कुछ नहीं याद रख सकते हो, ठीक है, लेकिन जितना हो सकता है उतना याद रखो। बट डू यू ऑल्सो रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ वेव? भूल गए सब कुछ, v इक्वल्स टू एन लैम्डा। डू यू ऑल्सो रिमेंबर जब लाइट या वेव मीडियम चेंज करता है तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी, विच मीन्स v1 इक्वल टू एन लैम्डा 1 एंड v2 इक्वल्स टू एन लैम्डा 2। तो v1 बाई v2 इक्वल्स टू एन लैम्डा 1 अपॉन एन लैम्डा 2, मतलब कितना, लैम्डा 1 बाय, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू v1 बाय v2, इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। हो गया, गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक ही डिफरेंस है, जिस मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहा हूँ और अगर उसका सराउंडिंग मीडियम एयर या वैक्यूम है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर नहीं है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, मतलब दोनों लगभग सेम है। तो मेरा एडवाइस है एब्सोल्यूट याद ही मत रखना, रिलेटिव याद रखो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू दैट ऑफ मीडियम 2। रिलेटिव से एब्सोल्यूट अपने आप आ जाएगा। अगर मैं मीडियम 1 को एयर मान लेता हूँ तो रिलेटिव ही क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। तो हमने अब तक सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप देखे, एब्सोल्यूट उसको डिफाइन किया, इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, विच मीडियम, वैक्यूम, टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, विच मीडियम, विच एवर मीडियम लाइट जिसमें जा रहा है वहाँ पे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू दैट ऑफ मीडियम। तो स्पीड अपॉन स्पीड मतलब डायमेंशन लेस, पक्का पक्का, इट इज़ जस्ट अ नंबर। और सेकेंड केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हमने डिफाइन किया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या तो वेवलेंथ इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम 2। यहाँ पे भी रेशो ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज़, तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। यहाँ तक कोई डाउट है तो अब भी पूछ लो, है यहाँ पे डाउट, याद रहेगा दोनों, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब एक तीसरा डेफिनेशन बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का।
उसका टॉपिक का टाइटल आपके नोट्स में और टेक्स्ट बुक में दिया है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। हम लोग को वहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अल्टरनेट डेफिनेशन बनाना है। तो दैट टॉपिक इज टाइटल्ड रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये एक स्विमिंग पूल है, इसमें पानी है, ऑफ कोर्स स्विमिंग पूल में पानी ही होता है। गुड। अब इमेजिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट गिर गया। मैं विश करता हूँ आप सबका मोबाइल गिर जाए। गुड। बराबर ऐसा। एनीवेज, अगर आपने नोटिस किया होगा तो इफ़ देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इनसाइड वाटर विच इज़ डेंसर मीडियम, बाहर एयर है, जब तुम ऊपर से देखते हो तुमको लगता है पास में ही है, एंड देन यू ट्राई टू टेक इट, कुछ नहीं आता हाथ में। राइट? क्यों? क्योंकि जितना डेप्थ पे वो है उससे पास में दिखता है। और ऐसा इन रियलिटी प्रॉब्लम भी होते हैं इससे। आई डोंट नो, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्विम तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि स्विमिंग पूल में अगर तुम स्विमिंग पूल के आसपास खड़े रहोगे, अगर उसका डेप्थ 10 फीट भी है ना तो तुमको बहुत कम दिखता है, तो ज़्यादा डेप्थ नहीं है, मार दी जंप अगर तो फिर प्रॉब्लम है। तो कमिंग टू द पॉइंट, व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड, हम ऑब्जर्वर बाहर है, करेक्ट, एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। मतलब ऑब्जेक्ट था नीचे लेकिन हमको दिखता है पास में। करेक्ट? जितने डेप्थ पे वो है उसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। और जितने डेप्थ पे वो हमको अपीयर होता है उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं उसको? तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो पहले मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और फिर ये बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन रिमेंबर इस केस में ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है, बाहर है, एयर इज़ रेयरर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? डेंसर। तो व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड, an object, I will say when seen from outside, an object at the bottom of a tank filled with water, मैं फ़िलहाल इसको वाटर मान रहा हूँ, पहले हम लोग वाटर के लिए समझ लेंगे, फिर इसको हम कोई और डेंसर मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो an object at the bottom of the tank filled with water appears to be raised, मतलब है वो दूर दिखता, पास में है। इट appears nearer to you। ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, हमको दिखा थोड़ा ऊपर, इसलिए appears to be raised, थोड़ा ऊपर दिखता है वो। क्लियर यहाँ तक? सो एन ऑब्जेक्ट at real depth R appears to be at a depth A, which is known as apparent depth. So an object inside water at actual depth, जिसको real depth बोलेंगे, at actual depth R appears to be raised at depth A, at a depth A, known as apparent depth, known as apparent depth. यहाँ तक क्लियर? इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब कमिंग टू द पॉइंट, पहले बिफोर वी डिराइव द इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, हमको पहले ये समझना होगा कि ऐसा होता क्यों है। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न एंड द रीज़न इज़ ऑफ कोर्स फिजिक्स। तो ऐसा क्यों दिखता है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है
कि जिस मीडियम में लाइट ओरिजिनली ट्रैवल करेगा उसको बोलूँगा मीडियम 1, और जहाँ जाएगा उसको बोलूँगा मीडियम 2। ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकलेगा ना, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्जेक्ट से ही लाइट आ रहा है। तो यहाँ पे लाइट किस में से आ रहा है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? डेंसर मीडियम में, वाटर में। उसको क्या बोल दिया? मीडियम 1। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो ऊपर क्या होता है? मीडियम 1। नीचे क्या होता है? मीडियम 2। अब इस केस में मुझे बताओ, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? डेंसर टू रेयरर। हाउ डज इट बेंड? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ से लाइट आया, रुक, लाइट ऐसा आया, थोड़ा डायग्राम को अच्छे से समझना। लाइट ऐसा आया, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और नॉर्मल को थोड़ा एक्सटेंड भी कर दिया मैंने। गुड, करेक्ट। एंड लाइट बेंड्स, लाइट बेंड्स। ऐसा बेंड होगा ना? हाँ, ऐसा बेंड होगा, अवे बेंड होगा। गुड, बराबर। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर ये, ऑफ कोर्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर। तो दिस इज आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम हियर टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को ये समझ थोड़ी आता है कि यहाँ से लाइट बेंड होके आया। फॉर एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को तो ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट ऐसा आया इस ऑब्जेक्ट से। तो टू एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के लिए उसको लगता है कि लाइट यहाँ से आ रहा है। एक्चुअल लाइट ऐसा आया, बेंड होके गया, लेकिन ऑब्जर्वर को लगता है कि ये लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करके आया। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। पक्का पक्का? गुड। अब इफ़ यू रिमेंबर बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ स्कूल, अगर ये एंगल आर है, चलो बता देता हूँ, अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल क्या है? आर। क्यों? वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम लोग आर। आर और आर। पक्का पक्का? श्योर श्योर, 100%। देन एक काम करते हैं, ऐसे ही मैं ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मेरी मर्जी। गुड, ये ए हो गया, इसको कुछ नाम दे देते हैं, एक्स। ये कौन है? आर। तो ये भी कौन हो गया? आर। ये अगर एक्स है तो ये भी कौन हो गया? एक्स। और ये लाइन को मैं नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये कौन है? एक्स। ध्यान देना अब यहाँ पे। गुड, ये एक्स, ये आर, ये आर। अगर ये आर है, ये टोटल एंगल कितना है? 90। तो अगर टोटल 90 है, उसमें से एक पार्ट आर है, तो बचा हुआ होता है 90 माइनस आर। कितना हो गया? You know what is sum of all the angles of triangle equal to 180? This is 90 minus r, this is 180. अगर ये 90 माइनस आर है, ये 180 है, तो ये r बनेगा। क्या बनेगा? r। जिनको नहीं समझा, वापस तुम्हारे लिए वो डायग्राम में वापस वैसे भी ड्रॉ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि नॉर्मल से मेजर करते हैं हम लोग। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इफ दिस इज रिफ्रैक्शन एंगल, ये पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन। और ये टोटल कितना था? 90। 90 में से एक पार्ट कितना है? आर। तो दूसरा कितना है? 90 माइनस आर। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। ये 90 माइनस आर, ये 90। तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो जाता है आर। कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? आर। तो ये एंगल आ गया तुम्हारा आर। क्लियर क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर, 100%। अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ये ट्राइंगल है। तो मुझे पहले ये बताओ, व्हाट इज tan ऑफ आई? व्हाट इज tan इन जनरल? विच साइड द विच साइड? अपोजिट अपॉन। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में आई को अपोजिट कौन है और एडजेसेंट कौन है? तो ये हो गया x बाई आर। क्या हो गया ये? x बाई आर। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, ऐसा रखो फिलहाल। दूसरा ट्राइंगल, व्हाट इज tan r? अपोजिट, व्हाट इज अपोजिट? x अपॉन एडजेसेंट, दैट इज a। तो tan ऑफ r इज x बाय a, इक्वेशन नंबर 2। अब यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जब भी रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है? क्या होता है? वहाँ पे हमेशा स्नेल्स लॉ अप्लाई करना ही पड़ता है। क्या अप्लाई करना पड़ता है? क्या अप्लाई करना पड़ता है? स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? इफ μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? हमको क्या चाहिए था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। क्या चाहिए था?
और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में साइन आई और साइन आर, हमारे पास क्या आया, टैन आई और, तो हमको टैन को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कन्वर्ट होता है उसके लिए मैथ्स लगता है। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो मैं मैथ्स बता रहा हूँ तुमको आगे भी बहुत जगह काम में आएगा, तो ध्यान दो। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। जिनको नहीं समझा आखिरी में तो सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा, वो याद रख लेना। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इनका एक पावर सीरीज एक्सपांशन का फॉर्मूला होता है। पावर सीरीज, पावर मतलब इंडेक्स में कुछ आएगा, वो सीरीज़ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज, देखते हैं ना सीरीज़, हाँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज, विच हैज़ एपिसोड्स। मूवी को मूवी बोलते हो, उसको बोलते हो सीरीज़ है, नहीं, सीरीज़ को सीरीज़ बोलते हो, क्यों, क्योंकि उसमें एपिसोड्स होते हैं। तो यहाँ पे सीरीज़ मतलब यहाँ पे एपिसोड मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं। यहाँ पे एक टर्म नहीं होता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। थीटा रेज टू समथिंग, हाँ, ऐसा चलता रहेगा। थीटा रेज टू समथिंग, तो थीटा रेज टू 1, थीटा रेज टू 3, थीटा रेज टू 5, थीटा रेज टू 7। ये आगे तुम्हारे ऑड मल्टीपल, ऑड पावर, डिवाइड बाय फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। हुआ कि नहीं सीखा के, नहीं हुआ, बाकी है, कोई बात नहीं, इजी है, डजंट मैटर, इट्स टू इजी। इफ़ आई राइट डाउन 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 से 1 तक 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। अगर मैं बोलता हूँ 4 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 × 1। अगर मैं बोलता हूँ 6 फैक्टोरियल, क्या आएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज़ कॉल्ड एज फैक्टोरियल, बराबर। कोई बात नहीं, तो याद रखना, वैसे भी लगने नहीं वाला हमको, डोंट वरी। साइन के पावर सीरीज एक्सपांशन में यू हैव ओनली ऑड पावर्स, थीटा रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल। ऐसे इन्फिनाइट टर्म्स आती है, इन्फिनाइट, पक्का। और एक प्लस, दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा होता है अल्टरनेट। गुड, पक्का पक्का। अब कॉस पे भी आएंगे बाद में, पहले साइन का देख लेते हैं। अगर एंगल बहुत छोटा हुआ, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, जो नंबर्स में बात करेंगे ना, वाई टू अज्यूम, अगर मैं थीटा की वैल्यू 10⁻² मान लेता हूँ, कितना, -2, उसका क्यूब कितना आएगा, 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2 × 1। तो डू यू सी कि पहले से छोटा था, उसको फिर और डिवाइड कर दिया तो और भी हो गया छोटा। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, जो हायर ऑर्डर टर्म्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम लोग उनको छोड़ देते हैं, निगलेक्टेड। क्या किया उसको, निगलेक्ट। तो सिर्फ पहला टर्म बचा, क्या बचा, और थीटा रेज टू 1 इज थीटा, एनीथिंग रेज टू 1 इज द सेम नंबर। व्हाट इज 2 रेज टू 1, 2, 3 रेज टू 1, 3, थीटा रेज टू 1 थीटा, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। गुड, पक्का। तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा, कितनी आई, थीटा। हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर से भी दिखाएंगे कि ऐसा ही होता है। और थोड़ा सा ध्यान देना, ये डिग्री में है, इसको डिग्री में मत लिखो, इसको रेडियन में लिखो। चलो छोटा एंगल लेते हैं, देखो 0.001 एंगल लिया मैंने, कितना लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.001। इसका साइन लेके देखते हैं, हाँ, देखो क्या आया, 9.999 × 10⁻⁻4, 9 × 10⁻⁻4 मतलब कितना, 0.0009, राउंड ऑफ करो तो 0.001। तो देखा तुमने, जो वैल्यू एंगल की थी वही वैल्यू किसकी आ गई, साइन की। क्लियर है तक। नाउ सिमिलरली कॉस के लिए, जैसे साइन के लिए ऑड टर्म है ना, ऑड, कॉस के लिए इवन होता है, थीटा रेज टू 0, थीटा रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और सेम लॉजिक, अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये जो हायर ऑर्डर वाले टर्म है, बड़े नंबर वाले, ये सब के सब निगलेक्टेड है, बहुत छोटे हैं वो। तो कौन बचा, थीटा रेज टू 0, व्हाट इज एनीथिंग रेज टू 0, 1। तो व्हाट इज कॉस थीटा की वैल्यू, 1। तो फॉर स्मॉल एंगल
What is the value of sin theta? Theta. What is the value of cos theta? 1. What is the value of cos theta? 1. What is the value of sin theta? Theta. What is the value of cos theta? 1. बराबर, करेक्ट. What is sin theta by cos theta? Tan theta. बराबर. इसका मतलब ये होता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल sin theta is theta and tan theta is also theta. तो sin theta and tan theta are same. अब आ जाओ यहाँ वापस. अगर एंगल्स स्मॉल है, इफ़ आई इज स्मॉल, तो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, कि tan आई और sin आई दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी? आई सेम आएगी. क्या आएगी? सेम. तो मैं यहाँ पे tan आई की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख दूंगा? sin आई. क्या लिख दूंगा? sin आई. याद रखना आप, नहीं तो ढूंढते रहते हैं कहाँ से आया. tan को sin क्यों लिखा? tan को sin लिखा क्योंकि मैथमेटिक्स है वहाँ पे. गुड. और वो पावर सीरीज नीट वाले ऐसा मत समझो कि तुमको काम में नहीं आएगी, तुमको भी लगने वाला है. तो यू नीड दैट. गुड. तो सिमिलरली जैसे आई स्मॉल है वैसे आर अगर स्मॉल हुआ, चलो ये रहने देता हूँ मैं. सिंस फॉर थीटा स्मॉल you have this particular relation, correct? So similarly if r is small, tan theta मतलब tan r equals to x by a which will be equals to sin r. इक्वेशन नंबर 2. अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लो. डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 या उल्टा 1 बाय 2 डजंट मैटर. तो यहाँ पे था sin r, यहाँ पे था sin i. What is sin r? x by a. What is sin i? x by r. x x कैंसल, तो ये क्या हो गया? r by a. What is r? Real depth. What is a? Apparent depth. पक्का. तो r by a इक्वेशन नंबर 3. अब मुझे बताओ यूजिंग स्नेल्स लॉ. तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, what is Snell's law? mu1 sin i equals to mu2 sin r. हमारे पास sin r by sin i है, तो इस sin i को शिफ्ट कर देते हैं. तो mu1 by mu2 equals to sin r by sin i. इक्वेशन नंबर 4. सो फ्रॉम 3 and 4, इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से sin r by sin i is r by a, और यहाँ पे वो है mu1 by mu2. तो देयरफॉर mu1 by mu2 क्या आ गया? r by a. क्या आ गया? r by a. अब एक बात बताओ, जो सराउंडिंग मीडियम है, वो मीडियम 2 है, हाँ कि ना? हाँ, उसको एयर मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? एयर. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या था? अभी बताया था 1. क्या था? 1. अगर mu2 1 है तो ये क्या बनेगा? mu1 अपॉन mu2 विच इज़ 1 इक्वल्स टू, और एक काम करता हूँ ना, mu1 को म्यू बोल देता हूँ. क्या बोलता हूँ? म्यू, क्योंकि दूसरा मीडियम वैसे भी क्या हो गया? 1. तो mu1 मतलब कौन? mu1 मतलब कौन? म्यू. और mu2 मतलब कौन? 1. तो क्या हो गया? r बाय a. तो म्यू की नया डेफिनेशन क्या बन गया? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ अपॉन. गुड. मैं वापस रिपीट करूँगा, सिंपल है लेकिन तुमको ध्यान देना पड़ेगा, उसके बिना नहीं समझेगा. तो जब भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड. और हम क्या फाइंड कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसका फाइंड कर रहे हैं? डेंसर मीडियम का, जिस मीडियम में कौन था? ऑब्जेक्ट. और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बना? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. क्या बना? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. वेरी गुड. अब ध्यान दो, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ वापस. हमारे पास था एक डेंसर मीडियम, जैसे कि वाटर, जैसे कि ग्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसमें है एक ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट है बॉटम पे. और ये ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डेप्थ है वो रियल डेप्थ है r. लेकिन ये ऑब्जेक्ट फॉर टू एन ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है, उसको दिखता है शिफ्टेड.
उसको दिखता है रेज्ड, और वो जहाँ दिखता है उसको बोलते हो एपरेंट डेप्थ। तो इस केस में रियल डेप्थ ज़्यादा है, एपरेंट डेप्थ कम है। ये केस 1 चल रहा है, अभी केस 2 आएगा। ऑब्जेक्ट जब रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम में हो तो वो जितना दूर होता है उससे पास में दिखता है, और जब उल्टा हो, ऑब्जेक्ट जब रेयरर में हो, ऑब्जर्वर जब डेंसर में हो, तो उल्टा होता है, होता पास में दिखता दूर है। पक्का पक्का, गुड। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग बायोलॉजिकल साइकिल। यू नो, ये जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स, हाउ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ देयर फूड? इंसेक्ट्स यू कैन से, लेकिन जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, ईगल, ये वो, फिश, करेक्ट। तो ईगल इज फ्लाइंग इन एयर, रेयरर मीडियम, ऑब्जर्वर, फिश ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। समझा? फिश होगा नीचे, उसको दिखेगा पास में, तो ईगल विल ट्राई टू कैच द फिश। एट द सेम टाइम फिश इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वर, एंड फॉर फिश ईगल इज ऑब्जेक्ट, करेक्ट। फिश को दिखेगा कि ईगल, रिमेंबर, उल्टा होता है जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट रेयरर में हो, तो ऑब्जेक्ट होता है पास में, दिखता है दूर। इसलिए फिश फंस गई ना फिश, और ईगल था पास में, उसने बहुत दूर है, ईगल आया पकड़ के लेके चला गया। तो ये साइंस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो अब देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ था? बॉटम पे, मतलब रियल डेप्थ पे। दिख कहाँ रहा है? एपरेंट डेप्थ पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट एक्चुअल ऐसा गया, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा मैं, लेकिन टू एन ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर को लगता है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में आया, तो लाइट ऐसा आया है। फॉर ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि लाइट इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल दिया? x, और ये जो डिस्टेंस है कौन है? रियल डेप्थ। ये कौन सा एंगल था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लाइट ओरिजिनली जिस मीडियम से गया वो मीडियम होता है 1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। जिस मीडियम में नए मीडियम में गया वो है मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये r, तो ये पूरा एंगल भी r। अगर ये r है तो ये 90 माइनस r है, और ये 90 है, तो ये एंगल कितना बचा? r, तो ये एंगल आ गया r। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर, गुड। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमको अपोजिट और एडजेसेंट साइड्स पता है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें भी हमको अपोजिट और एडजेसेंट साइड पता है। इसके लिए हम लोगों को tan यूज़ करना है। फिर बोलोगे डायरेक्टली साइन क्यों नहीं यूज़ किया? करके देखो, हाइपोटेन्यूज नहीं पता हमको हाइपोटेन्यूज, गुड। तो व्हाट वी विल डू इज विल यूज़ tan I एंड tan R, tan I एंड tan R, tan I एंड tan R। लास्ट बेंच। अभी आप बताओगे, कोई नहीं बीच में बोलेगा, जिससे पूछा गया है वही बोलेगा। ये डायग्राम देखो, I ढूंढो, I मतलब I नहीं, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बताओ tan I क्या है? हाँ, x/r सही है क्या? x/r, ओके, x/r सही जवाब, गुड। एंड व्हाट इज tan r? व्हाट इज, नहीं tan r, हाँ, r/x/a। tan r इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, x/a। लेकिन अगर एंगल स्मॉल हो तो tan I की वैल्यू और sin I की वैल्यू सेम होती है, तो इसको क्या लिखेंगे? sin I, और tan R को क्या लिखेंगे? sin R। फिर इन दोनों क्या कर देंगे? डिवाइड। तो यू हैव sin R अपॉन sin I इक्वल्स टू x/a अपॉन x/r। क्या कैंसिल हो गया? x हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया? r/a। r मतलब रियल डेप्थ, a मतलब एपरेंट डेप्थ, तो sin R बाय sin I इक्वल्स टू r/a। हमको चाहिए था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम अब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही टॉपिक पे अटक गए। हमको मिल गया sin R sin I, राइट। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो हमको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा।
व्हाट इज स्नेल्स लॉ? अगेन सेम, लास्ट बेंच, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है, जोर से बोलो। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? μ1 refractive index of medium 1 into sine of angle in medium 1 equal to refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2। तो ये आ जाएगा μ1 sin i equals to μ2 sin r। तो यहाँ से आ गया sin r by sin i equals to μ1 by μ2। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। So from equation number 1 and 2 you have μ1 by μ2 equals to r by a। अब टेम्पररी हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो सराउंडिंग मीडियम था वो एयर था, तो μ2 की वैल्यू हो गई 1। ऑब्जर्वर इज इन एयर, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, और वो जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूँ म्यू। तो बेसिकली हम लोग किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं? डेंसर मीडियम का। किसका? डेंसर मीडियम का। तो यू विल हैव म्यू बाय 1 इक्वल्स टू आर बाय ए। तो म्यू इक्वल्स टू आर बाय ए। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, बट इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, याद रखना, इट इज़ द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये भी डेप्थ अपॉन डेप्थ है, मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है, तो ये भी डायमेंशन लेस है। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब जेई नीट के लिए, जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो अब मैं दोनों केसेस एक साथ डिस्कस करूँगा, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन रेयरर मीडियम, एंड वाइस वर्सा, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम। तो विल डिस्कस दीज केसेस साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली। तो पहला केस, और मैं शिफ्ट का फॉर्मूला भी निकालूंगा। भाई व्हाट इज दिस शिफ्ट? देखो ऐसा है, ऑब्जेक्ट कहाँ था? यहाँ पे। दिखा कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कितने से शिफ्ट हुआ? s। तो हमको शिफ्ट का भी फॉर्मूला बनाना है। तो मुझे सिर्फ डायग्राम देख के बताओ यहाँ से, व्हाट इज शिफ्ट? r माइनस ए, बिकॉज r इज a प्लस एस, तो s इज r माइनस ए। तो अब पहला केस, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वो। ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। अब दोनों केसेस साथ में करने हैं, तो दूसरा केस आएगा तुम्हारा उल्टा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेयरर मीडियम में है। ऑब्जर्वर कहाँ है? डेंसर मीडियम में है। अब मैं डायग्राम भी ड्रॉ करूँगा और आपको बताना पड़ेगा। अब तो इन द फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट था एट अ रियल डेप्थ आर, रियल डेप्थ, तो ऑब्जेक्ट था इतने डिस्टेंस पे, वो अपीयर होता है कम डिस्टेंस पे, और बिकॉज ऑफ विच द शिफ्ट हियर इज दिस एस। ऑब्जर्वर कहाँ है? ऊपर है, यहाँ पे है ऑब्जर्वर। उल्टा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, यू आर स्टैंडिंग ऑफ कोर्स आउटसाइड विद सराउंडिंग एज एयर, और तुम वाटर टैंक के अंदर देख रहे हो, तो यू आर ऑब्जर्वर, और टैंक के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा दैट इज़ ऑब्जेक्ट, वॉट एवर बॉडी इट इज़ देयर इनसाइड। तो ये वो केस हो गया। अब उल्टा, फॉर एग्जाम्पल यू वेर इनसाइड अ स्विमिंग पूल, assuming that you know swimming, good, और and you are looking outside, तो ये ऑब्जर्वर अंदर है, you are looking outside यहाँ पे अच्छे से सुन लो, बड़बड़ बंद करो, इसको रियल हाइट बोलते हैं। रियल हाइट, यहाँ पे डेप्थ होता है, वहाँ पे हाइट बोलते हैं। दिस इज़ अ रियल हाइट। ऑब्जेक्ट है पास में, दिखता है दूर, वो अपीयर होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं एपरेंट हाइट। क्या बोलते हैं? ये हो गया शिफ्ट, दिस इज शिफ्ट एस। यहाँ पे r इक्वल टू ए प्लस एस था, यहाँ पे a इक्वल टू आर प्लस एस है। इस केस में हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं? डेंसर मीडियम का। किसका?
और वो आता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन, और यहाँ पे हम फाइंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डेंसर मीडियम का, मतलब दोनों केस में तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ही फाइंड कर रहे हो, क्योंकि बाहर वैसे भी एयर है। तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का और यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का। यहाँ पे से फॉर्मूला बनता है उल्टा, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, एपरेंट हाइट अपॉन, अगर भूल जाओ, पॉसिबिलिटी है भूल जाओ, कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। इतना याद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी होती है या फिर 1 होती है, छोटा नहीं होता, होता ना ऐसा। पहले केस में रियल डेप्थ बड़ा कि एपरेंट डेप्थ बड़ा, रियल डेप्थ तो बड़ा अपॉन छोटा। दूसरे केस में कौन बड़ा, हाँ तो बड़ा अपॉन छोटा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी लेस देन 1। तो इस चैप्टर में इतने फार्मूलाज है कि जब तक तुम लोग खुद से ट्रिक नहीं बनाते याद रखने का, तब तक ऑप्टिक्स में स्कोर नहीं होता है। यू ऑलवेज हैव टू टेक द बेसिक्स विथ यू। जितना टाइम आज बेसिक्स में दिया ना, उतने में अगले 2 टॉपिक हो जाते। ओनली टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। एंड ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ द मैक्सिमम। अगर तुमने गलती से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम लिख दी, मतलब तुम ये बता रहे हो कि अदर मीडियम में, एयर छोड़ के, ग्लास में, वाटर में, स्पीड ऑफ लाइट ये एयर से भी ज़्यादा है, जो होता नहीं है। यहाँ तक क्लियर। अब हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, शिफ्ट है ना अगला फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट लिखा है क्या, हाँ अभी शिफ्ट, शिफ्ट ही है ना। तो मुझे बताओ यहाँ से, डू यू सी R इक्वल्स टू S प्लस A, गुड। तो S इक्वल्स टू R माइनस A। अब थोड़ा सा और लॉजिक सोचो, लॉजिकली सोचोगे ना तो तुम भूलोगे नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये एपरेंट डेप्थ वो डेप्थ था जहाँ पे ऑब्जेक्ट अपीयर होता है, इट इज़ एन इल्यूजन, सच में ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं था, तो तुम इसको मेजर ही नहीं कर सकते, जो है ही नहीं तो मेजर क्या करोगे। लेकिन ये रियल डेप्थ तो रियल डेप्थ है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट स्विमिंग पूल में गिर जाता है तो मैं क्या करूँगा, एक स्केल या फिर वो होता है ना मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप हम अंदर डालते जाएंगे, वो जब बॉटम पे टच होगा तो समझ में आ जाएगा कि देखो टच हो गया, और ऊपर हम लोग मेजर कर लेंगे। तो मतलब रियल डेप्थ मेजर कर सकते हैं क्या, हाँ। एपरेंट कर सकते हैं क्या, ना। तो जो मेजर कर नहीं सकते उसको इक्वेशन में रखा क्यों है, फिर इसको हटाओ यहाँ से। कैसे हटाओगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते तू जा, वो नहीं जाएगा, तुमको उसको निकालना पड़ेगा वहाँ से। कैसे, A इक्वल्स टू R बाय म्यू, और म्यू इज़ मेजरेबल क्योंकि म्यू तुमने पहले डिफाइन करके C/V, वो तो हो जाएगा। तो देयरफॉर S इक्वल्स टू R माइनस A, व्हाट इज R बाय म्यू। तो क्या कॉमन आ गया, R, क्या बचा 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो ये क्या आ गया R इंटू म्यू माइनस 1 बाय म्यू। गुड। अब मैं एग्जाम्पल भी लूँगा इसके, रुको पहले उसका भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ, डू यू सी एपरेंट हाइट इक्वल्स टू रियल हाइट प्लस शिफ्ट। तो व्हाट इज शिफ्ट, एपरेंट माइनस रियल, इधर R माइनस A और इधर A माइनस R। अगेन द सेम थिंग, कैन वी मेजर A, वी कैन नॉट। तो यहाँ से तुम लिखोगे A इक्वल्स टू म्यू आर, क्या लिखोगे, A इक्वल्स टू म्यू आर, कुछ नहीं, R को वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो A इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू इंटू आर, और वो यहाँ लिख दो फिर। तो S इक्वल्स टू व्हाट इज ए, म्यू इंटू आर माइनस आर, क्या कॉमन आ गया, R, तो क्या हो गया, म्यू माइनस 1, बन गया शिफ्ट का फॉर्मूला। अब दोनों केसेस में एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला केस, व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ऑब्जर्वर इज इन एयर, ऑब्जेक्ट इज इन वाटर, मतलब मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि जो ये मीडियम है ये कौन है, वाटर है। तो एग्जाम्पल, वाटर और ग्लास, इन दोनों का ही एग्जाम्पल लूँगा। तो म्यू की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 4/3, कितनी होती है, 4/3। तो शिफ्ट कितना प्रोड्यूस होगा, S इक्वल्स टू R म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू
मतलब S इक्वल्स टू R। हाँ, एक काम करो ना, इतना क्यों लिखते हो, इससे पहले का स्टेप देख लो, 1 माइनस 1/μ। इफ़ म्यू इज़ 4/3 तो 1/μ इज़ 3/4, 1 माइनस 3/4, तो कितना हो गया R/4, R/4, R/4 फॉर एन ऑब्जर्वर इन एयर, फॉर एन ऑब्जर्वर इन एयर। अच्छे सुन लो, देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड वाटर, ऑब्जेक्ट इज इनसाइड, if the real depth of the water tank is 10 meter, कितना मीटर, तो how much is the apparent depth? फंसाया मैंने यहाँ पे, रियल डेप्थ कितना था 10, 10/4 2.5, शिफ्ट 2.5 है तो apparent depth 7.5 है, शिफ्ट 2.5 है, शिफ्ट 2.5 है। एपरेंट डेप्थ कैसे निकालोगे, R माइनस एस, रियल डेप्थ क्या था 10, शिफ्ट कितना है 2.5। वैसे भी लॉजिकली सोच लो ना, अगर रियल डेप्थ 10 है, शिफ्ट 2.5 है, तो बचा कितना 7.5, करेक्ट। तो डायरेक्टली भी तुम वर्कआउट कर सकते हो अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तो। अब ये था पहला एग्जाम्पल। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर मैं बोल लेता हूँ कि जो डेंसर मीडियम था वो ग्लास था, ग्लास के लिए 3/2 होता है, मतलब 1.5, तो ये सेम फार्मूला S इक्वल्स टू R 1 माइनस 1/μ, मतलब R 1 माइनस 2/3, तो कितना हो गया R/3, करेक्ट, राइट, बराबर है ना, R/3 है ना, 1 माइनस 2/3 इज 1/3, गुड। फॉर एन ऑब्जेक्ट inside, or I would better make it little complicated, there is a paper on which there is a dot of ink, a glass slab of thickness 9 centimeter is kept on this dot of ink, पक्का। what is the apparent depth of the dot if the observer is observing from outside? डॉट ऑफ इंक एक पेपर पे था, उसके ऊपर तुमने ग्लास स्लैब रख दिया, मतलब अब वो इंक का डॉट डेंसर मीडियम में है क्योंकि वो बॉटम में है। कहाँ पे, वो बॉटम पे। और जो थिकनेस था स्लैब का 9 सेंटीमीटर का, वो रियल डेप्थ है, कितना है, रियल डेप्थ है। तो शिफ्ट कितना हुआ 3, तो एपरेंट हो गया 6। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और JEE में। तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी पूछेंगे रियल डेप्थ इतना है बताओ एपरेंट कितना है, दे विल नॉट आस्क यू। तो दे विल जस्ट, और मैंने तुमको घुमा घुमा के आंसर बताया, पता तो शॉर्टकट। मैंने आपसे क्या पूछा था, एपरेंट, आपको क्या दिया था, रियल, आपने पहले क्या फाइंड किया, शिफ्ट, करना ही नहीं था। म्यू इक्वल्स टू R/A, भूल गए क्या, भूल गया ना, अभी आज ही लिखा था ये, म्यू इक्वल्स टू R/A, तो व्हाट इज ए, R/μ। जब तुमको मैंने बोला रियल इज़ 9 और ये 3/2, तो 1 एंड 3 2 × 3, ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आ गया है, गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इन विच द ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। इसके भी दो केसेस कंपेयर करेंगे हम लोग विथ सेम थिंग, सेम एग्जाम्पल। पहले केस में जो ऑब्जर्वर है वो वाटर में है, वाटर के अंदर से बाहर देख रहा है, फ्रॉम इनसाइड वाटर टू एयर। इस केस में अगर याद होगा तुमको, शिफ्ट का फॉर्मूला था R × μ-1, तो R × 4/3 -1 विच इज बेसिकली R/3, बराबर, करेक्ट, श्योर 100%। और स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल में स्विम करेगा ऑफ कोर्स, फील्ड विथ वाटर में ही होता है वो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन देते हैं, तुम देखोगे ऐसा क्वेश्चन देते हैं, अ स्विमर स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल फील्ड विथ वाटर, गुड। अ स्विमर इन अ स्विमिंग पूल फील्ड विथ वाटर लुक्स आउटसाइड, करेक्ट। देयर इज अ क्रेन बर्ड का नाम है, नहीं तो तुमको वो गाड़ी उठाने वाला क्रेन ही याद आएगा। देयर इज अ क्रेन
एट अ हाइट ऑफ, अच्छे से सुन लेना, एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. देयर इज अ क्रेन एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब रियल हाइट दिया है. क्या दिया है? रियल हाइट. करेक्ट. व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ द इमेज ऑफ द क्रेन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इनसाइड वाटर? अभी मैंने शिफ्ट पूछा था. अब अगर मैं एपरेंट हाइट पूछता तो 20, 10 नहीं 20. यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता पास में, दिखता दूर है. तो यहाँ पे 15 रियल हाइट और 5 इज शिफ्ट, तो आंसर विल बी 20. गुड. अब अगर मैं ऑब्जर्वर, आई एम ऑब्जर्वर और मैं पानी के अंदर नहीं हूँ, एंड देन आई टेक अ ग्लास स्लैब और मैं ग्लास में से देख रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को, जो तुम नॉर्मली करते हो. टेक अ ग्लास स्लैब एंड यू लुक थ्रू ग्लास. तो उस केस में यू लुकिंग थ्रू ग्लास, म्यू इज 3/2. व्हाट इज द शिफ्ट प्रोड्यूस? r इंटू म्यू माइनस 1. 3/2 मतलब 1.5 होता है. 1.5 में से एक गया तो आधा बचता है, तो r/2 आता है. 3/2 माइनस 1, तो इट इज r/2. क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर. तो so far today what we have done, we have defined refraction of light, we have seen refractive index के दो टाइप, absolute, रुको definition बताओ, C/V, ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium. Relative refractive index is defined as a ratio of relative refractive index of medium 2 with respect to 1 is defined as a ratio of speed of light in medium 1 to that of speed of light in medium 2. For an observer in air, an object is in denser medium at a real depth of r, which appears at a depth of a. What is the refractive index of the denser medium? R by a, real depth upon apparent depth. And for an observer who is in denser medium and object is in rarer medium, a by r. What is the formula of shift for object in denser medium, observer in rarer medium? r1 minus 1 by mu. करेक्ट. गुड. और उससे भी सिंपल करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना. इस केस में ना, इस केस में शिफ्ट में नीचे म्यू है. क्या है? म्यू है. उधर नहीं है. हो गया याद. इधर है, उधर नहीं है. हो गया. तो अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर डेंसर में, शिफ्ट क्या आएगा? r इंटू म्यू माइनस 1. गुड. बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे.